क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया गया था, इफ a equals to 1 2 3, if a equals to 1 2 3 and b equals to 4 5 6 are 2 points। इसलिए देखो यहाँ पे ये कैसा, a का जो पॉइंट है वो 1 2 3 है, a के लिए जो पॉइंट है वो 1 2 3 है और b के लिए जो पॉइंट है वो 4 5 6 है। ये दो पॉइंट्स गिवन है। हमें क्या पूछा है ना कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है फ्रॉम द पॉइंट बी। बी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है। दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया गया है? पॉइंट बी से किया गया है। और जो लाइन को ज्वाइन कर रहा है ओरिजिन को और किसको? पॉइंट ए को। तो देखो ये डायग्राम है उसका, ओरिजिन कौन है? ओ है और पॉइंट ए मतलब यहाँ पे उसके लिए जो कोऑर्डिनेट था 1 2 3 था। अब यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जहां पे दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं और जो इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो अब ये डायग्राम में अगर आप देखोगे, लाइन सेगमेंट क्या है? ओ ए है, लाइन जो है वो ओ ए है और इसके बाद में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? यहाँ पे बी से लेके पी पे है, मतलब ये बीपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ओ ए पे। तो मैंने मतलब स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया था कि शायद आप नहीं थी, जब जब दो वेक्टर्स ना अगर मल्टीप्लाई के मतलब सॉरी अगर परपेंडिकुलर होते हैं, जब याद रखना कभी भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं ना तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 आता है। इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है? 0 आता है। सो डॉट प्रोडक्ट के लिए पहले इन दोनों का सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन करना होगा हमें। तो पहले हमें बीपी बार मालूम होना चाहिए और क्या मालूम होना चाहिए? ओ ए बार मालूम होना चाहिए। अगर कोई भी वेक्टर रहेगा ना, दो वेक्टर्स रहेगा, जैसे समझ लो ए बार है और बी बार है, तो हमें अगर ए बी बार निकालना है तो क्या करना है? जो लास्ट में होगा पहले उसको लिखो। लास्ट में कौन है? बी है, तो बी बार माइनस ऑफ ए बार, डिफरेंस निकालोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें। जैसे अगर ए बी बार कैलकुलेट करना है तो बी बार माइनस क्या करना होगा? ए बार। तो बी बार का वैल्यू में से ए बार को माइनस करोगे तब ए बी बार मिल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? बीपी बार और क्या निकालना है? ओ ए बार। तो यहाँ पे ए का पॉइंट मालूम है और ओ का पॉइंट मालूम है, तो देखो ओ ए बार के लिए पहले मैं ओ ए बार के लिए बताता हूं। ओ ए बार के लिए हमने क्या किया? ए बार माइनस ओ बार किया, ए बार का वैल्यू पुट किया माइनस ऑफ ओ बार का वैल्यू पुट किया, तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ओ ए बार हमें मिल गया। अब बीपी बार के लिए, बीपी बार के लिए क्या करना होगा? पी बार माइनस बी बार करना होगा। तो पी बार माइनस बी बार, बट हमें पी बार नहीं पता है, तो पी बार देखो, पी बार के लिए कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं ना कि जैसे जब दो लाइन के बीच में कोई पॉइंट है, जैसे समझ लो ये एक लाइन सेगमेंट है, अब यहाँ पे पॉइंट जो है ए है और ये पॉइंट बी है, अब ये पॉइंट सी है। ए और बी के बीच में जो पॉइंट है वो सी आ रहा है, ए और बी के बीच में कौन है? पॉइंट सी आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब हमें पता नहीं है कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कभी भी याद रखना कन्वीनियंट होता है सम्स सॉल्व करने के लिए। अब इसको हम लोग कंसिडर करेंगे k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। k:1 रेशियो में यहाँ पे लास्ट में 1:1 ही होना चाहिए। तो जो सी बार होगा ना, सी बार, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? k को ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, b के साथ और 1 को a के साथ ऐसे। तो फॉर्मूला क्या होगा? k को b के साथ मल्टीप्लाई करो तो k b बार और 1 को a के साथ, तो 1 a बार अपॉन क्या होगा? k+1। पहले के नोट्स जो है ना अगर आप लोग मतलब प्रिफर करोगे तो फिर उसमें अच्छे से समझ जाएगा। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है ये, इसका मैंने डेरिवेशन बताया था, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला मतलब कैसे, जो अगर रेशियो पता नहीं होता है तो उसको k:1 रेशियो कंसीडर करना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, k को b के साथ 1 को a के साथ, k b बार प्लस 1 a बार अपॉन जो रेशियो में डिवाइड करेगा उसको प्लस कर देना है।
तो सेम हमने वहां यहाँ पे भी वही किया। तो P के लिए हमने रेशियो क्या कंसिडर किया, K:1 है, K को A के साथ, 1 को B के मतलब O के साथ। मतलब इसमें जो x कोऑर्डिनेट है, पहले K को x कोऑर्डिनेट के साथ, x कोऑर्डिनेट कौन है, 1 है, तो देखोगे K इंटू 1 क्या हो जाएगा K, और 1 को 0 के साथ, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, अपॉन क्या होगा K+1, क्योंकि यही रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फिर y के साथ में K इंटू 2 क्या हो जाएगा 2K, और 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये 2K अपॉन क्या हो जाएगा K+1। बाद में देखोगे K को 3 के साथ, तो ये 3K हो जाएगा, और ये क्या होगा K+1। सिंप्लीफाई करने के बाद में अब यहाँ पे जैसे P है, ये P है, हमें P बार में लिखना है, तो P बार में लिखोगे मतलब I क्या पाएगा, J क्या पाएगा, और K क्या पा जाएगा, I J और K के टर्म्स में लिखते हैं इसको। तो BP बार के लिए P बार माइनस B बार, तो ये P बार का वैल्यू है और ये माइनस ऑफ किसका, B बार का वैल्यू है, तो दोनों को माइनस कर दोगे, I का टर्म साथ में, J का टर्म साथ में, K का टर्म साथ में। अब BP बार मिल गया और OA बार मिल गया, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो BP बार डॉट OA बार इक्वल्स टू क्या आता है 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 मतलब दो वेक्टर्स अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है। तो ये BP बार डॉट OA बार, तो ये जो रेड में मतलब ये स्टार्टिंग में बॉक्स में लिखा है ये पूरा BP बार के लिए है, और लास्ट में किसके लिए OA बार के लिए, उसको 0। I के साथ मल्टीप्लाई होगा, J के साथ, और K के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो I का टर्म हो गया, J का टर्म हो गया, और ये K का टर्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका K का वैल्यू मिल जाएगा, और K का वैल्यू पॉइंट P में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। स्नेहा समझा? यस सर। हाँ, थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। यहाँ पे लास्ट मतलब ये सब कॉन्सेप्ट वगैरह है लास्ट एक्सरसाइज के लिए, 5.5 के लिए। फाइव पॉइंट फाइव के लिए स्टूडेंट हमें पढ़ना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके सम्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं हमेशा। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। 3 वेक्टर्स का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। 3 वेक्टर्स का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना स्टूडेंट, इसके लिए देखो स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो 3 वेक्टर्स है यहाँ पे, इफ A बार B बार C बार आर 3 vectors, A bar B bar C bar are 3 vectors, then scalar triple product is denoted by, क्या लिखा हमने स्टूडेंट, 3 वेक्टर है यहाँ पे, A बार है B बार है और C बार है। ये 3 वेक्टर से इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिनोट किया जाएगा, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना देखो डॉट एंड क्रॉस के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। मतलब A बार डॉट B बार क्रॉस C बार, या फिर A बार क्रॉस B बार डॉट C बार। याद रखना कभी भी जब ट्रिपल प्रोडक्ट आता है तो एक डॉट में होगा और एक क्रॉस में होगा। 2 वेक्टर्स क्रॉस में होंगे और एक वेक्टर क्या होगा, डॉट में होगा। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, A बार क्रॉस B बार डॉट C बार, या फिर B बार क्रॉस C बार डॉट क्या है, A बार है, दोनों एक ही है। is called scalar triple product, is called scalar triple product of the vectors A bar B बार एंड C बार। ठीक है, तो 3 वेक्टर्स A बार B बार C बार है, उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, A बार डॉट B बार क्रॉस C बार, या फिर A बार क्रॉस B बार डॉट C बार, डॉट एंड क्रॉस के फॉर्म में होता है। या फिर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट,
ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये सेकंड पॉइंट है। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is also denoted by इसको ना हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। मतलब कैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ना हम कैसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के ए बार बी बार और सी बार, ऐसे बॉक्स प्रोडक्ट में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको रीड करते हैं एंड इज रीड एज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार। सो अगर दोनों में से कोई भी आप चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया जाता है। इसमें पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस निकाला जाएगा और फिर इसके बाद में उसको ए बार के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे कैसा हो जाएगा ना, यहाँ पे ये ए बार बी बार और सी बार है, तीन वेक्टर्स है, तो उसको बॉक्स प्रोडक्ट में भी लिखा जा सकता है। मतलब ए बार बी बार सी बार और उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जैसे हमें जहां पे यूज होगा हम वैसे यूज करते हैं। अब इसके ना प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज इसके काफी इंपॉर्टेंट है। तीन प्रॉपर्टीज है इसके, सॉरी चार प्रॉपर्टीज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये सब कैसे ना छोटे छोटे टूल है, हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में मतलब हेल्प होगा कि कब कैसा क्या यहाँ पे होगा। तो पहले हमने ये देखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसा किया जाता है। ए बार डॉट बी बार डॉट क्रॉस में भी लिख सकते हो या फिर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसी को क्या बोला जाता है, बॉक्स प्रोडक्ट बोला जाता है। स्टूडेंट याद रखना, इसी को क्या बोला जाता है, बॉक्स प्रोडक्ट बोला जाता है। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है a cyclic change of vectors, a cyclic change of vectors a bar b bar c bar in scalar triple product, in a scalar triple product does not change its value, does not change its value। देखो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला है, साइक्लिक चेंज होना चाहिए। देखो a cyclic change of vectors a bar b bar c bar in a scalar triple product does not change its value। इसका मीनिंग क्या होता है ना स्टूडेंट, जैसे हम बॉक्स प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बार बी बार सी बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो साइक्लिक चेंज मतलब कैसे है ना, सब अपना अपना पोजीशन चेंज करेंगे। अब जैसे समझ लो इसके लिए, दैट इज फर्स्ट हमने लिखा ए बार बी बार सी बार, ठीक है। तो अब कैसे साइक्लिक चेंज का मतलब क्या होता है ना, जो सेकंड पोजीशन पे है, जो सेकंड पोजीशन पे है, अब कैसे फर्स्ट पोजीशन पे ए बार है, सेकंड पोजीशन पे बी बार है, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो ये कैसा ना एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करेगा। मतलब कैसे, जो ये बी बार है अब सेकंड पोजीशन पे था पहले, अब वो कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा। देखो मतलब कैसे, एक बार के लिए अगर फर्स्ट वाला है तो ये कैसा अब थर्ड में आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, साइक्लिक चेंज होगा। मतलब बी शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट पे, सी शिफ्ट हो जाएगा सेकंड पे और ए जो है वो लास्ट में आ जाएगा। इसमें देखोगे सबका पोजीशन चेंज हुआ है। अगर आप डिटर्मिनेंट में इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, दोनों का वैल्यू स्टूडेंट सेम ही आएगा। तो साइक्लिक चेंज है, ये सब अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। देखो फर्स्ट वन जो डिटर्मिनेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने ये इसको चेंज किया, अब जो थर्ड होगा, थर्ड वाला होगा, अब वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखो सी बार कहाँ है, सेकंड पोजीशन पे है, और बी बार कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, ए बार कहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे है।
अब पहले सी बार देखो एकदम लास्ट में था, बाद में मिडल में आ गया, अब फर्स्ट पे आ जाएगा, तो सी बार पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद ए बार आ जाएगा, और लास्ट में कौन चला जाएगा, बी बार चला जाएगा। तो देखो इसमें कुछ डाउट है क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी में डाउट है? हाँ, थैंक यू। तो कभी भी याद रखना ये कैसा ना सम में यूज होगा, जब ना साइक्लिक चेंज होगा, मतलब जब सब अपना पोजीशन चेंज करते हैं तब वो क्या होगा, उसका वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या लिखा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, साइक्लिक इंटरचेंज होता है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी। अब ये साइक्लिक इंटरचेंज मतलब आई जे और के फॉर्मेट वाला, वो जो हमने देखा था पहले, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में वो ऐसा था ना सर्कल के लिए, जैसा फर्स्ट आई कैप था, फिर बाद में जे कैप था, और बाद में क्या था, के कैप था। साइक्लिक इंटरचेंज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, और पर्टिकुलर मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, ये ऐसा ही सीक्वेंस होना चाहिए। और इसके बाद में जैसे समझ लो यहाँ पे हमने लिखा ए बी सी, यहाँ पे ये साइक्लिक के लिए याद रखना, बी कहाँ पे इसमें सेकंड पोजीशन पे है, बाद में कहाँ पे आया, फर्स्ट पोजीशन पे, फिर लास्ट में कहाँ पे आया, थर्ड पोजीशन पे। मतलब हर एक वेक्टर पे हर एक पोजीशन पे होगा, जैसे अगर इसमें सेकंड पे है तो नेक्स्ट में फर्स्ट या लास्ट वाले में हो सकता है। तो ये याद रखना अच्छे से, ए बी सी इक्वल्स टू बी सी ए बी, ये याद रखो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट, जब अगर हम दो वेक्टर्स अगर इंटरचेंज करेंगे, मतलब सिर्फ दो वेक्टर्स इंटरचेंज करेंगे, एक वेक्टर को फिक्स करेंगे, तो उसका साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे लिखते हैं अ सिंगल इंटरचेंज of vectors, a single interchange of vectors in a scalar triple product, सिंगल चेंज है, सिंगल इंटरचेंज इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट changes the sign of its value। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, जब सिंगल इंटरचेंज होगा, मतलब जब दो वेक्टर्स आपस में इंटरचेंज होंगे, तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका जो साइन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सिंगल इंटरचेंज के लिए जैसे समझ लो यहाँ पे ए बार है, बी बार है और सी बार है। पहले प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, सबको इंटरचेंज कर दिया था, बट इसमें कैसे ना, एक फिक्स रहेगा, दो चेंज होंगे। अब जैसे समझ लो हमने सी को फिक्स कर दिया, ए और बी को चेंज कर रहे हैं, तो ए और बी को जब इंटरचेंज करोगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी फर्स्ट पे आ जाएगा, ए सेकेंड पे आ जाएगा, सी फिक्स पोजीशन पे है। तो ये पॉजिटिव था, इसलिए ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसको हम लोग फर्स्ट रेड वाले जो मैंने लिखा है ना उससे ही यहाँ पे सब कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने सी को फिक्स किया था, पहले किसको फिक्स किए थे, सी को, अब बी को करो फिक्स। बी को जब फिक्स करोगे तो ए और सी को चेंज करो, तो हम ए और सी को चेंज करेंगे, तो सी बार वैसे रहेगा, बी बार को फिक्स किया है, और ए बार लास्ट में रहेगा, इसका भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा लास्ट में, अब पहले हमने सी को फिक्स किया, बाद में बी को फिक्स किया, अब ए को फिक्स करते हैं स्टूडेंट। ए को फिक्स करोगे तो बी और सी अपने में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार सी बार बी बार, इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज। फर्स्ट में पूरा चेंज होता है, मतलब यहाँ पे साइक्लिक इंटरचेंज हो जाता है, बट सेकंड प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर से चेंज होता है। सिंगल इंटरचेंज मतलब सिंगल वेक्टर्स एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, तो सिर्फ क्या चेंज होगा, नेगेटिव, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव था तो ये किस में बन गया, नेगेटिव में। ये सेकंड प्रॉपर्टी में कुछ डाउट है? अच्छा, इसमें देखो फर्स्ट में हमने सी को फिक्स किया,
बाद में हमने बी को फिक्स किया और लास्ट में हमने ए को फिक्स किया। कुछ अगर डाउट है ना तो पूछना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट यहाँ पे, value of scalar triple product, value of scalar triple product is 0 if, क्या लिखा है हमने यहाँ पे स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 इफ, मतलब ऐसे क्या क्या कंडीशंस होंगे जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, if two vectors are equal, जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे तब मैं इसका एग्जांपल वगैरह आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब कौन? बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट मतलब क्या? इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो अगर टू वेक्टर्स इक्वल है तो उसका जो मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट होगा ए बार बी बार सी बार, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 0 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, जब दो वेक्टर्स ना कोलिनियर होंगे तभी भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर आप लोगों को याद होगा कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या था? कोलिनियर मतलब क्या? दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। कैसे था ये कि दो वेक्टर्स इक्वल है, जैसे समझ लो ए बार इक्वल है बी बार के, बट कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जैसे यहाँ पे के हो गया, तो जैसे ए बार को हम लोग किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बी बार में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ए बार है बी बार है और बी बार क्रॉस सी बार है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार। ठीक है, तो ए बार को हम क्या लिख सकते हैं? के बी बार लिख सकते हैं। तो के बी बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार। अच्छा देख रहे हो, ये दो वेक्टर्स सेम है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जब दो वेक्टर्स सेम होते हैं और उनका क्रॉस निकालेंगे तो वो क्या आता है? 0 आता है। तो 0 इंटू सी बार क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये समझा कंडीशन? कोलिनियर वाला पॉइंट समझा? कोलिनियर का मतलब क्या था कि दो वेक्टर्स इक्वल होंगे और कुछ ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम ए बार को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज मतलब इन टर्म्स ऑफ बी बार। तो हमने ए बार को बी बार के टर्म्स में रखा, तो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। हाँ, थैंक यू। अब यहाँ पे बी बार को, सॉरी ए बार को हमने क्या लिखा? के बी बार क्रॉस बी बार। तो अब बी बार क्रॉस बी बार हो गया, मतलब दो वेक्टर्स अगर सेम होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो उसका वैल्यू जो है वो 0 आता है। तो 0 इंटू सी बार क्या आ जाएगा? 0। सो ये सब कंडीशंस अच्छे से याद रखिएगा आप लोग जब दो वेक्टर्स इक्वल है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अगर दो वेक्टर्स इक्वल ही है ना, ये मतलब एक ही बात हो जाती है। जब दो वेक्टर्स इक्वल हो गए या फिर कोलिनियर होगा तब उसका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दैट इज, इसका भी जो डॉट प्रोडक्ट मतलब बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो दो पॉइंट हो गए इसमें। थर्ड पॉइंट ये है, अगर कोई भी एक वेक्टर अगर 0 होता है तो पूरा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? 0 होता है। जैसे समझ लो इसमें ए बार बी बार सी बार दिया गया है। ए बार के लिए सिर्फ कंसीडर करो नंबर है 1 2 3 है, बी बार के लिए 0 2 1 है, सी बार पूरा 0 है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक वेक्टर अगर सब 0 होंगे तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप लोग, उसका वैल्यू जो है वो 0 ही आएगा हमेशा। क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो 1 2 3 0 2 1 0 0 0, इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग तो वो 0 के ही इक्वल आएगा। तो ये याद रखना प्रॉपर्टी कि जब किसी भी एक वेक्टर का वैल्यू अगर 0 होता है
पूरा जीरो होता है, पूरा रो जीरो होता है, तो उसका पूरा डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो के इक्वल आता है। तो लिखता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट, if any one of the vectors, if any one of the vectors a bar, b bar and c bar is zero, then if any one of the vectors a bar, b bar, c bar is zero, then scalar triple product is also zero। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। इसमें क्यों होता है कि समझा ना आप लोगों को, क्योंकि कोई एक अगर रो या कोई एक अगर कॉलम अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू जो होता है वो जीरो के इक्वल आता है। लास्ट पॉइंट है इसमें, अगर वेक्टर्स को प्लानर है, इफ ए बार, बी बार एंड सी बार आर को प्लानर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इस पे काफी सारे सम आते हैं। if a bar, b bar, c bar are coplanar, then value of scalar triple product is zero। ये ऐसा क्यों होता है? कोप्लानर का मतलब सेम प्लेन में होते हैं, अगर एक ही प्लेन में होते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? कोप्लानर बोला जाता है। तो जैसे समझ लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है जिसपे तीन वेक्टर्स हैं। यहाँ पे हमने कंसिडर किया एक वेक्टर ए बार, बी बार और सी बार, ऐसे तीन वेक्टर से ये, ठीक है। फर्स्ट वन ए बार, सेकंड बी बार और लास्ट सी बार। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमने बॉक्स प्रोडक्ट में लिखा है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देख रहे हो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, हम लोग लास्ट लेक्चर में मतलब पढ़ा है हम लोग पहले के लेक्चर्स में, जब दो वेक्टर्स को अगर आप क्रॉस करते हो तो वो हमेशा क्या देता है? परपेंडिकुलर। उससे हमें क्या मिलता है? परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस निकालते हैं ना तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, इसमें भी देखो राइट हैंड रूल यूज हो रहा है, बी टू सी है, मतलब ऐसे मतलब एंगल फॉर्म होगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो हमारा यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर, वो क्या होगा? बी बार क्रॉस सी बार होगा। वो क्या होगा? बी बार क्रॉस सी बार होगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब वैसे ए बी के लिए भी वैसे ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो बी बार क्रॉस सी बार जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे? ए बार बी बार पे भी। और जब परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो हमने सिर्फ बी और सी को कंसीडर किया था, ए को नहीं कंसीडर किया था। तो हम यहाँ पे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि क्योंकि ए और बी और सी तीनों कोप्लानर है, मतलब एक ही प्लेन पे है, तो अगर बी और सी के परपेंडिकुलर ये है तो ए के भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ए बार के परपेंडिकुलर कौन है? बी बार क्रॉस सी बार है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? जीरो। मैंने पहले भी अभी बताया स्टार्टिंग में आज, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? सॉरी, डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो। तो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये क्या आ जाएगा? जीरो। इसलिए जब कोप्लानर होगा तभी भी उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो। ये वापस रिपीट करूं कि समझा? सर एक बार और। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ देखो ये कैसा हो गया था, आप लोगों को ये पहले लेक्चर्स के लिए ये सब याद होगा कि जब दो वेक्टर्स को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, तो वो हमेशा क्या मिलता है? उससे परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। पहले के कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े याद होने चाहिए इसमें। हाँ, तो कैसा, जब बी बार और सी बार अगर क्रॉस करोगे इसको तो हमें क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा।
परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या आएगा, जीरो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। अब इतनी बातें याद रखो। और जैसे समझ लो एक प्लेन है, अब उसमें कोप्लानर मतलब क्या, सेम प्लेन में है। कोप्लानर का मतलब क्या होता है, सेम प्लेन में है। तो अब एक हमने यहाँ पे इन मतलब सबके लिए कॉमन पॉइंट कंसिडर किया। तो ये क्या है, ए बार है, ये क्या है, बी बार है, और ये क्या है, सी बार है। अब ये एक ही प्लेन है। को का मतलब सेम, प्लेन मतलब यहाँ पे सरफेस। तो सेम सरफेस में होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लानर बोलते हैं। तो राइट हैंड रूल आप लोगों को याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। अब जैसे हम लोग इसको कैसे लिख रहे थे, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। तो अभी हमने बताया यहाँ पे कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस करते हैं तो क्या मिलता है, परपेंडिकुलर। तो बी बार और सी बार का क्रॉस है, तो बी बार और सी बार का जब स्टूडेंट क्रॉस है, बी टू सी है ना, ये बी टू सी है, मतलब बी से जाएगा सी के साइड में। तो ये ऐसे मतलब ऐसे क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म हो रहा है। तो बी से सी की तरफ जाएगा और इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे ही बनेगा। इसका नाम क्या रखोगे, बी बार क्रॉस सी बार। इसमें कुछ डाउट नहीं है ना, चलो इतना समझा अच्छे से ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे, बी से सी के साइड में गया तो इसलिए बी बार क्रॉस सी बार हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए टू बी भी हो सकता है, राइट हैंड रूल सब यूज करेंगे। अच्छा, जब ये पूरा जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है बी और सी के, बी और सी के परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ये बी बार क्रॉस सी बार परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बार के भी परपेंडिकुलर होगा। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है और तीसरा वेक्टर भी सेम सरफेस पे है तो तीसरा वेक्टर के भी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए बार और बी बार क्रॉस सी बार परपेंडिकुलर है इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ए बार बी बार सी बार ये भी क्या होगा, जीरो होगा। अब समझाइए, नहीं समझाए तो वापस रिपीट करता हूं, बताओ। ओके, शुभम नहीं समझा अभी ये, एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्रॉस करते हैं तब क्या मिलता है, परपेंडिकुलर मिलता है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, किसका, जो दोनों परपेंडिकुलर है। तो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में है, बी और सी के बीच में है। तो बी और सी के बीच में है तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो जब बी और सी के परपेंडिकुलर है तो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो ही होगा। इसलिए इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अच्छा, नोट में ये पॉइंट लिखिएगा स्टूडेंट आप लोग, इफ ए बार बी बार सी बार आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, मतलब कोई भी जीरो नहीं है वेक्टर और ना ही कि वो कोलिनियर है, बट अगर कोप्लानर है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कोप्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप्लानर हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में कोप्लानर के लिए भी सम सॉल्व किए थे, और उसके लिए हमेशा याद रखना उसका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसके कुछ प्रॉपर्टीज थे। अब इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने देखा पहले उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है और उसी को क्या बोला जाता है, बॉक्स प्रोडक्ट बोला जाता है। फिर उसके हमने तीन प्रॉपर्टीज देखे यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, साइक्लिक इंटरचेंज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, सिंगल इंटरचेंज। फिर जो थर्ड था उसमें 4 पॉइंट्स थे,
जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे, जब कोलिनियर होगा, और इसके बाद में कोई भी एक वेक्टर जीरो होगा तो पूरा वेक्टर मतलब डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। कोप्लानर के लिए देखा। तो उसके बाद में कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं। सर इसका टाइमिंग होने वाला होगा ना? जी सर। एक्सरसाइज 5.5 स्टॉप करूं सर कि फिर सर मैंने लिंक भेजा हुआ है दूसरा सबको, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर ज्वाइन करते हैं फिर।